चलिए अब आपको इटली के 3 साध्वियों से मिलवाते हैं जिनके लिए सनातन ही अब उनका संसार है। वैसे ऐसे तमाम विदेशियों को हमने महाकुंभ में भी देखा था, लेकिन इटली से आई ये महिलाएं सनातन के रंग में मानो रच बस गई हैं। इन्हें सनातन का संस्कार की विशेषता ही कहेंगे कि जिसके तमाम पहलुओं को सालों से वो समझ रही हैं। इटली से आई 3 लड़कियां जिनकी न केवल सोच विचार सुनकर आप दंग रह जाएंगे, बल्कि संस्कृत श्लोक और भजन सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। भारत एक देश ही नहीं, एक परिवार है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा के रस में घुला वो सद्भाव का ही रंग है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से विदेशियों के दिल में घुल रहा है और आनंदित करता भी आया है, खासकर युवा वर्ग को। इटली की रहने वाली सिव्या, जूलिया और राधा भी उन्हीं युवाओं में से एक हैं। भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपरा से जुड़कर ये लड़कियां खुद को बेहद खुशनसीब मान रही हैं। जब इटली में ये तीनों अपने गुरु के संपर्क में आईं, तब से ही इनकी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को समझने की यात्रा शुरू हुई। इटली में मेडिटेशन और योग सेंटर के फाउंडर और ट्रेनर माही गुरुजी के अनुयायी ये तीनों लड़कियां भजन, श्लोक और मंत्र बड़े ही सधे और सुरीले अंदाज में गाती हैं। इन विदेशी लड़कियों ने स्पिरिचुअलिटी, योगा और आयुर्वेद की हर बारीकी को समझा। हिंदुस्तान की हर सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को ये लड़कियां आत्मसात करने की भी कोशिश कर रही हैं। मुझे इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगा, स्पिरिचुअलिटी, सनातन धर्म, खाना और बॉलीवुड गाने, सब कुछ। यहाँ इंडिया में बहुत भाषा है, मराठी, हिंदी, सब कुछ कठिन है हम के लिए अंडरस्टैंड सीखना, परंतु हम ट्राई आवर बेस्ट। गुरुजी पूरे यूरोप को वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा देते हैं और हम लोग आर ट्राइंग to bring your deep knowledge and your spirituality all over Europe. जिंदगी को सही तरीके से जीने का पाठ पढ़ा रहे इनके गुरु भी ये कहते हैं कि इटली से विदेशियों को अक्सर भारत लाए जाने का उद्देश्य ही यही है कि जो बातें भारतीय संस्कृति के बारे में बताई जाती हैं, वही चीजें यहाँ आकर ये विदेशी अनुभव करें। एक्चुअली कैसा वहाँ पे हम अपने कल्चर के बारे में जब बताते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन रियल है या झूठ है जब तक वो अपने आंखों से अनुभव नहीं करते या अपने आंखों से देखते नहीं। क्या हमारे जो फैमिलीज़ है, फैमिली में प्यार, यहाँ के जो कल्चर फेस्टिवल्स है, हम सिर्फ बोल सकते लेकिन फीलिंग नहीं दिला सकते। तो हर साल स्टूडेंट्स को यहाँ लाना, फैमिली के साथ रहना, यहाँ का कल्चर में इन्वॉल्व करना, तो ये सब चीज़ जब वो लोग खुद होके अडॉप्ट करते सो दे कैन फील वेरी हैप्पी। पुराने समय से ही विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति ने अपना अच्छा खासा प्रभाव डाला है। भारत आने वाले कई विदेशी यात्री भी यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता और पारंपरिक विरासत को नजदीक से समझते समझते यहीं के भी हो गए। आज इन इटालियन लड़कियों की भारत को लेकर सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की सोच भारत की असल तस्वीर को ही दर्शा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महादेव की नगरी काशी यानी वाराणसी को पहले से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, लेकिन इन दिनों वहां पर लोक कला और परंपराओं की झलक खास तौर से देखने के लिए मिल रही है। और असल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम अभी काशी की यात्रा पर हैं, तो उनके स्वागत में विशेष रूप से पूर्वांचल के लोकगीत, संगीत और नृत्य पेश किए जा रहे हैं। ये गीत भारत के साथ मॉरिशस की साझी परंपरा है। देखिए।
वाराणसी की सड़कों पर लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति मन मोहने वाली है। काशी में आज लोक परंपरा का गान हो रहा है। यहाँ पर लोक नृत्य और संगीत से शहर में आए उस मेहमान का सम्मान हो रहा है जिनका भारत से गहरा नाता है। भारत की यात्रा पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम यूं तो कल ही वाराणसी पहुंच गए थे, लेकिन वाराणसी की फिजा में आज भी इस लोक परंपरा की छटा बिखरी नजर आई, जिसका मॉरिशस से भी काफी मजबूत रिश्ता है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मॉरिशस से आए हुए प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं काशी की धरती पर। और हम लोग अपने लोक नृत्य से, धोबिया लोक नृत्य से भव्य स्वागत कर रहे हैं हम लोग नृत्य के साथ। 34 आपका। वाराणसी में केवल पूर्वांचल के लोक नृत्य ही नहीं बल्कि भोजपुरी लोक गीतों की भी गूंज है। लोक गायकों ने यहाँ मशहूर बिरहा लोकगीत की धुनें पेश की हैं ताकि यहाँ आए मेहमान का अपनी मिट्टी से खास जुड़ाव महसूस हो। मॉरिशस के भारतीयों के बीच भी वही भोजपुरी बोली जाती है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में जन जन की भाषा है। यहाँ भोजपुरी लोकगीत बोला जाता है। इसमें हम इस समय जो है लोकगीत सुना रहे हैं। गांव से मतलब है, हमारा गांव से, माटी का देश है हमारा, माटी से हम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता है। यहाँ भी भोजपुरी का बहुत अहम भूमिका है। प्रवासी भारतीयों की शानदार तादाद के कारण मॉरिशस को लघु भारत माना जाता है। वहां बसे प्रवासियों में से बड़ी संख्या में लोगों की जड़ें भारत में ही हैं। सैकड़ों साल पहले गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरिशस पहुंचे भारतीय पुरखों ने हिंद महासागर के इस द्वीप को न केवल रोजगार के लिए अपना आशियाना बनाया बल्कि वहीं के होकर रह गए। लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी उनके दिलों में धड़कती है। लिहाजा देश भले ही अलग है लेकिन भारत के साथ इनका रिश्ता दिल का है जो हमेशा कायम रहने वाला है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कुछ पॉजिटिव पहल की कर लेते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से बच्चों में तनाव बढ़ा है। बच्चे ज़्यादा टेंशन लेने लग गए हैं। उनके मेंटल हेल्थ पर बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर एम्स ने बड़ी पहल की है। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा AI ऐप डेवलप किया है जो बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस ऐप को इस हिसाब से डेवलप किया गया है जिसे बच्चे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उनकी मेंटल हेल्थ पर नजर रखेगा और खतरा होते ही वार्निंग भी देगा। अपने सपनों का पीछा करते वक्त, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते वक्त आज के युवाओं को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने की होड़, उस पर उम्मीदों का बोझ। बेशक आज के स्टूडेंट्स की राहें आसान नहीं हैं। इन चुनौतियों का सामना करते वक्त कई बार छात्र छात्राएं निराशा और डिप्रेशन से खुद को घिरा पाते हैं। इन हालात में स्टूडेंट्स का साथी बनकर, उनका गाइड बनकर आया है AI बेस्ड ऐप नेवर अलोन। एम्स ने इस ऐप को छात्रों की मानसिक सेहत की हिफाजत के लिए तैयार किया है। इसका मकसद युवाओं में डिप्रेशन और अकेलेपन से होने वाली खतरनाक मानसिक बीमारियों को रोकना और बच्चों को 24/7 वर्चुअल और ऑफलाइन काउंसलिंग प्रदान करना है। इस ऐप के जरिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों से 24/7 काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही कॉलेज के छात्रों के लिए खास सुविधाएं भी इस पर उपलब्ध हैं। This is a web-based app. This web-based app is basically you don't have to download the app. It runs on the WhatsApp only. So data is highly secured, and it is available for 24/7 for the students in the university campus. We are starting from AIIMS Delhi, AIIMS Bhubaneswar, and IBHAS. AIIMS Bhubaneswar and IBHAS Shadra.
इस ऐप के जरिए जुड़ने वाले डॉक्टरों में एम्स दिल्ली से लेकर IHBS जैसे बड़े अस्पतालों के एक्सपर्ट शामिल हैं, जो छात्रों को उनकी मानसिक समस्या को लेकर गाइड करेंगे। छात्रों के लिए ये ऐप अगले महीने से उपलब्ध होगा। बाकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए इस ऐप को प्रति छात्र 70 पैसे प्रतिदिन के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। नेवर अलोन ऐप को मानसिक बीमारियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल के माध्यम से मेंटल हेल्थ पर एक बेहतर और खुला संवाद भी शुरू हो पाएगा और युवा किसी भी हालात में खुद को अकेला नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंडे का फंडा क्या है सबके मन में क्लियर है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अंडे का पूरा फंडा ही बदल दिया है और अंडों को और भी ज्यादा सेहतमंद बना दिया है। बिल्कुल, ये कहानी भोपाल के आदित्य गुप्ता की है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद फैमिली बिजनेस को चुना और पारंपरिक पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी परिभाषा ही बदल डाली। उन्होंने इस बिजनेस में आयुर्वेद का इस्तेमाल करके एक नई लकीर खींच डाली। आप भी देखिए आज की हमारी ये पॉजिटिव स्टोरी। अंडा सिर्फ नाश्ते की प्लेट में ही नहीं बल्कि हेल्थ चार्ट में भी सबसे ऊपर आता है। सेहत का खजाना माने जाने वाला अंडा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर तो होता ही है, लेकिन इन अंडों का फंडा कुछ हटके है, क्योंकि ये कोई आम अंडे नहीं बल्कि खास जड़ी बूटियों से बना दाना खाने वाली मुर्गियों के खास अंडे हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट तो कम है ही, साथ ही ओमेगा 5 और ओमेगा 7 की मात्रा भरपूर है। हम लोगों ने एक ऐसा अंडा भी तैयार किया विच इज़ हाई इन प्रोटीन, लो इन कोलेस्ट्रॉल, हाई इन विटामिन ए, हाई इन विटामिन डी, हाई इन विटामिन B12, हाई इन विटामिन ई, जिसके अंदर हाई सेलेनियम भी है, हाई DHA है, हाई ल्यूटिन है, हाई ओमेगा 3, हाई ओमेगा 7। और आप मान के चलिए जो हम हर्ब्स देते हैं 250 प्रकार के, उसके फ्लेवोनॉइड्स भी इस अंडे में पाए जा रहे हैं और इस तरह के अंडे से आपको परफेक्ट इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। इन अंडों के पीछे हैं भोपाल के आदित्य गुप्ता, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद फैमिली बिजनेस को चुना, लेकिन पारंपरिक पोल्ट्री फार्मिंग की जगह उन्होंने चुना सेहत का रास्ता। दरअसल 2018 में कैंसर से जूझते हुए आदित्य ने ठाना कि अब उनका जीवन बेहतर पोषण के लिए समर्पित रहेगा। हमने इसको एक हाइपो एलर्जेनिक एग भी क्रिएट किया है, क्योंकि ये अंडे की हमने ट्रायल्स जो है नागपुर और मुंबई में कंप्लीट किया है और आज इस प्रकार से हम आपको एक परफेक्ट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। आदित्य गुप्ता ने पोल्ट्री फार्मिंग में अनूठा प्रयोग करते हुए अंडों की एक ऐसी क्वालिटी तैयार की जो न केवल स्वाद में भरपूर है बल्कि उसमें भरपूर पोषक तत्व भी मौजूद हैं। आयुर्वेद से प्रेरणा लेकर आदित्य ने 200 से ज्यादा जड़ी बूटियों वाला स्पेशल फीड तैयार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंडों में औषधीय गुणों का खजाना समा गया। अब उनके ये खास अंडे हर्बल एग्स के नाम से मशहूर हैं। मैं इस फील्ड में आई, मैंने लोगों तक पहुंचाया कि हर्बल एग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 1 to 1 मैंने मिलके लोगों को समझाया कि हर्बल एग्स आपके बच्चों और आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। मैंने कई एग्जीबिशंस की, मैं कई सोसाइटी में गई जिसमें मैंने कई महिलाओं को इनके बारे में बताया और वो इतनी खुश हैं कि अब वो बोलती हैं कि मैं एग्स खाऊंगी तो सिर्फ ओनली हर्बल एग्स ही खा सकते हैं, इसमें स्मेल भी नहीं है। अभी तक लोग अंडों को सिर्फ प्रोटीन का स्रोत मानते रहे हैं, लेकिन आदित्य ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये एक नई पहल की। आज उनकी ये कोशिश सेहत का खजाना साबित हो रही है। यही वजह है कि हर्बल एग्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर नेपाल से है, जहां इन दिनों पैदा हो रहे मुश्किल हालात के बीच में इंसानियत और जिंदा दिली की मिसाल देखने के लिए मिली। मानसरोवर यात्रा पर गई भारत की एक महिला को ब्रेन हैमरेज हो गया था। तब नेपाल प्रशासन ने दूसरे भारतीय तीर्थयात्रियों से संपर्क किया। ऐसे में वहां मौजूद गुजरात के एक समाजसेवी ने नेपाल के अधिकारियों की मदद भी की।
जिसके बाद नेपाल से बीमार महिला को एयर एम्बुलेंस से भारत भिजवाया गया। इतना ही नहीं, नेपाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए महिला से ना इलाज के पैसे लिए और ना ही हवाई सफर का चार्ज वसूला। नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां से भारतीयों की वतन वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक नेपाल से 38 भारतीयों को बिहार के रक्सौल पहुंचाया जा चुका है। इसी तरह नेपाल के अलग अलग शहरों से लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया गया है कि कई मानसरोवर यात्री भी वहां फंसे हुए हैं। इस बीच खबर आई है हिल्सा में एक भारतीय महिला श्रद्धालु को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। खबर मिलते ही प्रशासन ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। मौजूदा हालात और मरीज की कंडीशन को देख प्रशासन ने एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया और महिला को भारत में उनके घर भिजवाया। एयर एम्बुलेंस का खर्चा 6.5 लाख रुपए आया, जो नेपाल ने ही उठाया। इस मिशन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब रोड खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तब नेपाली सेना के जवानों ने महिला को अपने कंधे पर उठाकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। सुरक्षित वतन वापसी पर महिला और उनके परिवार ने मदद के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आणंद से हेताली एम शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेबीज के संक्रमण और स्ट्रीट डॉग्स की संख्या पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। जी हाँ, इसके तहत 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाने की तैयारी की गई है। रेबीज डे से पहले सरकार की इस योजना पर अमल भी किया जा रहा है। आवारा कुत्तों में रेबीज संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। विश्व रेबीज दिवस के मौके पर राजधानी में रेबीज नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी है। 28 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाएगा। इस खास दिन से पहले ही रेबीज नियंत्रण के मकसद से दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत 2 साल के अंदर UNDP के साथ मिलकर दिल्ली के करीब 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इस माइक्रोचिप के जरिए रेबीज नियंत्रण में मदद मिलेगी। ये माइक्रोचिप स्ट्रीट डॉग्स की तादाद पर नियंत्रण रखने में भी मददगार साबित होंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कई एनिमल वेलफेयर कमेटियां बनाई हैं। डॉग बाइट के मामलों की रोकथाम के साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में दिल्ली के पशुपालन विभाग और MCD के अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को स्ट्रीट डॉग्स के सही आंकड़े जुटाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत कार्य योजना तैयार की जा सके। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि दिल्ली के सभी पेट शॉप्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।